हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम की स्टडी मटेरियल है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए स्पेशली यहाँ पे फरवरी टू अप्रैल मंथ के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इकॉनमी की काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो ये थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेमेंट सिस्टम्स एंड फिनेंशियल मार्केट से। इससे पहले की सारी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके तहत देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक न्यूज़ में था इस 3 महीने में। तो सबसे पहले देखेंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। कहने का क्या मतलब, यानी बड़े अम्ब्रेला के तहत बहुत सारी सब स्कीम्स आने वाली है। तो रिसेंटली ये आरबीआई के द्वारा एक्सटेंड किया गया है गाइडलाइन, डेडलाइन, जो कि यहाँ पे न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ के ऊपर अप्लाई होगा और ये मार्च 31 तक इसको आपका एक्सटेंड किया गया था। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है क्या। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यू पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटीज़ को यहाँ पे सेटअप करना है, जो कि मेनली फोकस किया जाएगा रिटेल पेमेंट सिस्टम पे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो कि ये ऑथराइज़ किया गया था, जो हमारे यहाँ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, उसके तहत यहाँ पे न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ आया था। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी भी होगा, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत इसको लाया गया था। तो अगर हम लोग देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी भी एंटिटीज़ को यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए, तो एंटिटीज़ जो है वो ओन किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा जो भी हमारे इंडियन सिटीजन है, और एटलीस्ट उनका पेमेंट सेगमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। जो भी आप लोग पेमेंट करते हो, जैसे कि आप लोग शॉप में जाते हो कुछ भी परचेज़ कर रहे हो, तो आप लोग कैसे पे कर रहे हो, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके कर रहे हो या फिर अपना जो कार्ड होता है आपका उसको स्वैप करके करते हो। तो इस तरीके का आप रिटेल पेमेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, या फिर आप लोग कैश में ही पे कर रहे हो, तो एक तरीके का पेमेंट सेगमेंट में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वैसे ही एंटिटीज़ जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। साथ ही अगर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की बात करें तो इनका मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ है, और मिनिमम नेट वॉर्थ अगर हम लोग देखें तो 300 करोड़ है, जिसको कि हर एक समय इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। नो सिंगल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो है मोर देन 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे करेंगे, यानी कि 40% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी अलाउड है, यानी कि जितने भी यहाँ पे कंपनी आपका न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के तहत यहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए अलाउ है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इतने 4 पॉइंट्स फॉलो करते हैं कोई भी यहाँ पे एंटिटी, तो उनको न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के तहत जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। और उनके ऊपर जो है ये अप्लाई होगा, यानी कि आरबीआई जो एक्सटेंड की है ना डेडलाइन, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनके स्कोप का क्या एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहले कितना स्कोप है इनके एक्टिविटीज़ का। तो साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे न्यू जो पेमेंट सिस्टम है उसको ये सेटअप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑपरेट भी कर सकते हैं। और रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग में बात की जा रही है, ये आपका एटीएम तक ही लिमिटेड नहीं है। और जो यहाँ पे पीओएस मशीन होता है, जो कि आप पॉइंट ऑफ सेल देखते हो जब भी आप शॉप में जाते हो और अपने कार्ड को स्वैप करते हो, तो वो पीओएस मशीन के तहत करते हो, या फिर आधार बेस्ड पेमेंट करते हो, या फिर जो भी रेमिटांस सर्विसेज आता है, या फिर कुछ और। तो रेमिटांस सर्विसेज क्या है, जैसे आप लोग देखो कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब के तहत मैं आप लोग को यहाँ पे कोई भी लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब आपका एक फॉरेन कंपनी है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे लेक्चर बनाकर अपलोड कर रही हूँ, और इसके बदले में जितनी भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो पेमेंट बनता है वो वहाँ पे यूट्यूब मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो मैं तो इंडिया में हूँ और यूट्यूब कहाँ है, यूएस में है, और यूएस से वो मुझे यहाँ पे अगर पेमेंट करते हैं तो इट मीन्स कि अगर बाहर से यहाँ मुझे अगर इंडिया में कुछ पेमेंट आ रहा है तो उसे हम लोग रेमिटांस कहते हैं। जैसे हमारे कुछ इंडियन लोग हैं, अगर वो बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो वहाँ पे अर्न करते हैं और अर्न करके अपने फैमिली को या फिर इंडिया वो वापस भेजते हैं, तो उसको रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मोड में अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है न्यू पेमेंट सिस्टम के तहत देखेंगे। तो ये वाइट लेवल पीओएस है। वाइट लेवल एटीएम भी होता है, जो कि आप लोग देखते हो कि किसी थर्ड पार्टी का होता है, यानी कि वो उसको कोई ऐसा एटीएम जो कि कोई बैंकों के द्वारा आपका स्पॉन्सर नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल भी सेटअप कर सकते हैं या फिर कोई कंपनी अगर चाहे तो अपना जो है एटीएम इस तरीके का वो सेटअप भी करते हैं। यहाँ पे और क्या एक्टिविटी है, साथ ही साथ जितना भी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसका टेक केयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि पेमेंट सिस्टम को लेकर जितना भी अवेयरनेस फैलाना है, लोगों तक ये बताना है कि उनके लिए और क्या क्या फैसिलिटी है जिसके तहत वो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो यहाँ पे लेते हैं। साथ ही साथ न्यू पेमेंट मेथड को भी वो डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी को भी वो यहाँ पे डेवलप करते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे आप देखो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम जो है उसको ऑपरेट करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, नॉन बैंक हैं, साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड रिस्क है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये सारा काम जो है यहाँ पे इतना सारा एक्टिविटीज़ है पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अब ये समझते हैं कि हमें अपने देश में इस तरीके का ये अम्ब्रेला एंटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी।
सबसे पहला क्या है ना कि आपको पता है कि हमारे देश में जितना भी पेमेंट सिस्टम का काम होता है ये एनपीसीआई करते हैं, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हीं के तहत आप देखते हो कि जो फास्टैग है उसको भी ये मतलब कि कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जितने भी एटीएम्स हैं हर एक जगह उसको भी ये मैनेज करते हैं। साथ ही साथ आप अभी जो देख रहे हो ई रूपी आया है, ई रूपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। तो ई रूपी जो आया है उसको भी यहाँ पे कौन लेकर आया, तो एनपीसीआई लेकर आया। तो एनपीसीआई एक सोल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट को और अगर कोई भी सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में तो उसको ये मैनेज करते हैं। तो अगर यही एक कंपनी हमारे देश में रहा तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इनको कॉम्पीट करने के लिए कुछ और भी यहाँ पे हमारे हमारे देश में कुछ और भी कंपनीज होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो कि एक पॉइंट के लिए, एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई एक कंपनी या कोई एक इंसान नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, मोनोपोली हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से पावर जो है एक ही इंसान के पास या एक ही कंपनी के पास होता है। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए यहाँ पे न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ भी लाया गया है। साथ ही जो डोमिनेंस है एनपीसीआई का, वो आप देखते हो कि 60% से ज़्यादा जो डिटेल पेमेंट है वो यहाँ पे एनपीसीआई ही यहाँ पे कंट्रोल करती है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टू बिग टू फेल, यानी कि ये बहुत बड़ा है। अगर ये बेटर तरीके से काम नहीं कर पाया तो हमारे देश की जो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम है वही कहीं क्रैश कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर पेमेंट सिस्टम क्रैश कर जाए तो फिर कैसे होगा सिस्टम। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट चैनल पे इंक्लूड करना है। इट मीन्स कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा रिलेबल है, ज़्यादा एफिशिएंट भी है। आप लोग आज के डेट में अगर यूज़ कर रहे हो, कहीं पे भी जाओ आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और आराम से जो है आप लोग पे कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जेब में आप लोग कैश लेकर चलो, और कोई इतना ज़्यादा जो है आपको इतना ज़्यादा आपको एक होता है ना कि बहुत लेंदी प्रोसेस भी नहीं है, बहुत आराम से आप लोग पेमेंट कर देते हो। तो ये एक डिजिटल और ट्रांसपेरेंट भी रहता है। इट मीन्स कि आपके पास एकदम से प्रूफ है कि आपने अगर 10 रुपये भी पे किया है तो उसका भी आपको जो है हिस्ट्री में दिखाएगा, पेमेंट हिस्ट्री में, कि आपने 10 रुपये का पेमेंट किया है और वो पेंडिंग भी है तो भी वो दिखाएगा कि नहीं अभी यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो कहीं से भी आप किसी को ठग नहीं सकते हो और किसी को झूठ नहीं कह सकते। एक ट्रांसपेरेंट है, एकदम से यहाँ पे आपका प्रूफ होता है। तो काफ़ी बेटर है ये। और जो हमारा शौक है, एक ख्वाहिश है कि हमें अपने देश को लेस कैश इकॉनमी बनानी है, तो ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ेंगे। तो ये जितनी भी बातें अभी मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको यही समझ में आ रहा है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ की कितनी ज़रूरत है। एनपीसीआई ही क्यों हो, एक सोल अथॉरिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो 60% से ज़्यादा कंट्रोल जो है एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बहुत ज़्यादा महत्व हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के बाद तो ऐसा लगता है कि सारे लोग सीख गए हैं। पहले जितना हिंड्रेंस था, जो लोगों के अंदर एक हेजिटेशन थी इसको यूज़ करने का, बट लोग जो है मजबूरी में इसको यूज़ करना सीख गए हो और काफ़ी फ्रेंडली भी लगता है। तो यही चीज़ है कि ये 3 रीज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ हमारे देश में होनी चाहिए। अब एनपीसीआई के बारे में बात किया गया है, तो एनपीसीआई के बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं नेक्स्ट लेसन में कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं, ठीक है, प्रैक्टिस करवा दूं। एक्चुअली थोड़ा टाइम की इशू की वजह से मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिस नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ है। अब सीसैट की भी आपकी पेपर लेकर आनी है। लास्ट मंथ मैं थोड़ी सी बिजी रह गई थी, इसलिए इसकी वजह से आप लोग का जो टेस्ट है वो नहीं हो पाया था। लेकिन अगस्त में मैं यहाँ पे जो 4 सीसैट पेपर आप लोग को प्रोवाइड करनी है वो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि सितंबर मंथ आपके पास पूरा रहे और जितनी भी टेस्ट यहाँ पे सॉल्व हुई है सीसैट की और जितना भी आप अपना खुद का पढ़े हो वो बेटर तरीके से आप लोग रिवाइज कर सको, ठीक है। तो इसलिए मैं अगस्त में आपका ये कंप्लीट कर दूंगी, तो उसमें भी मैं लगी हुई हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपके लिए सोची ही थी कि प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर सकूँ। बहुत सारी डिस्कस की हूँ, अगर आप लोग मंथली मैगजीन देख रहे हो तो, ठीक है। और विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ आप लोग को अभी ज्वाइन करनी है। अभी देखिए बहुत अच्छा खासा टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है। इसमें भी अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लगाओगे ना तो एकदम से होता है कि हाँ आप लोग प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर आप लोग जो है फर्दर इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हर साल यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है। एनपीसीआई की बात करें तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को जितना भी है वो ऑपरेट करते हैं। ये इनिशिएटिव किसका है, तो आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। आरबीआई अकेले इसको नहीं लेकर आई है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है जो कि दोनों मिलकर इसको लाए, ठीक है। और कौन सा कानून है, तो 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, उसके तहत इसको लाया गया है। 10 करोड़ प्रोमोटर बैंक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारे बैंक आप देख सकते हो कि इसके अभी मेंबर है। मेंबर इन द सेंस की प्रोमोटर है, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इसको रखा गया है, यानी कि ऐसी कंपनी है NPCI जो कि प्रॉफिट पे काम नहीं करेगी। ये पब्लिक वेलफेयर पे काम करती है, हमारी नीड है इकॉनमी में, इकॉनमी को बेटर तरीके से मेंटेन करने के लिए काम करती है। अगर ये प्रॉफिट बेस्ड कंपनी होगी ना तो फिर हमें हमें लेकर डूब जाएगी, है कि नहीं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये कंपनी है तो इसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, एकदम से मैंडेटरी है, तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि हमारे देश में जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है उसको ये मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया जा रहा है और इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो उसको सेटलमेंट भी किया जाता है। आप देख सकते हो NPCI जो है ऑपरेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या क्या है। तो आप जो रुपे कार्ड यूज़ करते हो, बहुत लोगों के पास मास्टर कार्ड होगा, वीज़ा कार्ड होगा, तो रुपे कार्ड भी होगा। एक्चुअली मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड ये सब बाहर के हैं, लेकिन रुपे कार्ड हमारा इंडिया का है, तो इसलिए रुपे कार्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद UPI आप लोग यूज़ करते हो, जो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट के लिए जो वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को परचेज़ करना होगा तो मैं भी UPI प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि बहुत आसान होता है। आप सिर्फ UPI ID इनपुट कीजिए और 1 क्लिक में आप लोग जो है आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई फर्दर ना ही आपको अकाउंट नंबर शेयर करने की ज़रूरत है, ना ही मैं आपको शेयर करूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख नहीं होता। साथ ही भारत बिल पेमेंट भी है, आधार अनेबल पेमेंट भी है, और फास्टैग जो मैं अभी बताई कि टोल कलेक्शन के लिए जो है एक फास्टैग स्टिकर होता है जिसको आप लोग अपने फ्रंट विंडो में चिपका देना होता है, और जैसे ही आप टोल में आप पहुंचोगे तो वहाँ पे वो स्कैन करके ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट नंबर उससे कनेक्टेड होगा उससे आपका मनी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो कि डिडक्ट भी क्या, आप वहाँ पे रिचार्ज करके रखो पहले से ही, तो वहाँ पे आप पहुँचोगे तो फिर वो आपका स्कैन हो जाता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस भी है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी है। हैशटैग यहाँ पे आप देख सकते हो *99 हैशटैग है, एक USSD बेस्ड पेमेंट है, यानी कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप लोग जो है ना अगर ब्लैक एंड वाइट फ़ोन भी यूज़ करते हो तो यहाँ पे *99 हैशटैग भी कर सकते हैं। नेशनल फिनेंशियल स्विच है, चेक ट्रांसलेशन यहाँ पे आपका सिस्टम है। तो ये सारे इतने आप देख सकते हो कि वाइड वैरायटी में यहाँ पे NPCI जो है काम करते हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। NPI जो है ऑटोमेटिक बिल पेमेंट बिजनेस को वो ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं न्यू सब्सिडरी में। तो अगर हम लोग यहाँ पे RBI डायरेक्टिव्स के बेसिस पे देखें तो जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है सारे भारत बिल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंडेटेड है कि न्यू सब्सिडरी, यानी कि इसको यहाँ पे NPCI भारत बिल पे लिमिटेड कहा गया है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए इससे क्या होगा, देखिए जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ना, तो ये एक आपका बिल पेमेंट सिस्टम होगा, प्लेटफॉर्म होगा, जो कि बैंकों के द्वारा या फिर फिनटेक कंपनी है या फिर बिलर मर्चेंट है तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, जिससे कि उनका ऑटोमेट बिल कलेक्शन होगा और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उसकी सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो मेनली आप लोग ये समझ सकते हो कि ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए नहीं है, एक्चुअली ये यूज़ किया जाएगा बैंकों के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा और मर्चेंट के द्वारा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेशनल NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, तो ये क्या है ना कि ये आपका कब से आया है, 1 अप्रैल के से आया है, और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसका, NPCI का। NPCI क्या है, तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को हमारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और ये जो आपका फॉर्म किया गया था, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ये फॉर्म किया गया था। कई बार मैं अभी तक बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द NPCI, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक वर्ड यहाँ पे याद होनी चाहिए, कहीं से भी आप मिस्टेक ना कर सको। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के साथ मैं बता रही हूँ, ट्रिपल स्टार मार्क, जिससे कि आप समझ सको कि ये आपका हर एक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक फेवरेट एरिया बन चुका है और लगातार इसके तहत काम हो रहा है, तो इसलिए इस बार भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो RBI के द्वारा डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स डायरेक्शन 2020 लाया गया है, 2021 लाया गया है, जो कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे डिजिटल पेमेंट वैल्यू, जो कि GDP के परसेंटेज से अगर हम लोग देखें, तो हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हो, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, ना जाने कितने सारे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि GDP के हिसाब से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से ये बढ़ती ही जा रहा है। 2014-15 में ये हम 660 था, 2015-16 में ये 668 है, 2016-17 में ये 730 है, 14-18 में आप देख सकते हो 802 है, 18-19 में ये 862 है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि लगातार ये हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट जो है परसेंटेज ऑफ GDP के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऐसे बन सकता है कि डिजिटल पेमेंट वैल्यू टू GDP हैज़ ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 5 years, ओके, फ्रॉम लास्ट 5 years इज़ ग्रोइंग कंटिन्यूसली। तो अगर ये आपका आता है तो आप लोग को लगेगा कि
अचानक ये मतलब कि लगातार बढ़ना कोई भी चीज़, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। बट देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहीं कहीं जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट अगर वैल्यू टू जीडीपी अगर हम लोग देखें ना, ये ध्यान रखिएगा, तो ये हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहा है लास्ट 5 ईयर से। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि ये जो डायरेक्शन लाया गया है इसमें क्या क्या है। डायरेक्शन है जो कि इशू किया जाएगा, यानी कि एक सेट ऑफ यहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, एक कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत हमारे देश में जो है बेटर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निकल कर आए और डिजिटल इन्वायरमेंट भी निकल कर आए डिजिटल पेमेंट का। एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये एप्लीकेबल है रेगुलेटेड इंटिटीज़ में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट बैंक में, और क्रेडिट कार्ड जो कि एनबीएफसी से इशू किया जाता है उसके ऊपर ये आपका एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी पेमेंट भी होता है ना एप्लीकेशन, उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। पेमेंट ऑपरेटर और जो पेमेंट गेटवे होता है उसमें भी ये आपका जो है एप्लीकेबल होगा। अंडर द डायरेक्शंस अगर हम लोग देखें तो ये जो रेगुलर एंटिटीज़ है ना, ये पॉलिसी बनाएंगे और यहाँ पे जो आपका अप्रूवल होगा, बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत है डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो ये जो आपकी रेगुलर एंटिटीज़ है ये मल्टी टीयर जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे सेग्रीगेट होगा, डेटाबेस होगा, प्रेजेंटेशन लेयर होगा। तो ये सब जो ठीक है यहाँ पे जो दिया गया है, इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। तो साथ ही साथ जो रेगुलर एंटिटीज़ है वो यहाँ पे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे, अगर किसी भी तरीके का रिस्क वगैरह अराइज हुआ तो ये सारे डायरेक्शन से जो है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इन सब से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अवेयरनेस का काम किया जाएगा, अगर किसी लोगों को डिजिटल पेमेंट में कोई परेशानी है तो उसको भी सॉल्व करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो कि डिजिटल पेमेंट जो पे वैल्यू बताया जा रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में ही आप देख सकते हो। ठीक है, 2014 से ये आपका 19 तक बताया जा रहा है। तो डिजिटल पेमेंट जो वॉल्यूम है ये आपका बढ़ते जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब वेरियस इनिशिएटिव हमारे देश में लिया गया है जिससे कि हमारे यहाँ जो डिजिटल पेमेंट है वो ज़्यादा प्रमोट हो। तो ये आपका बॉक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या इनिशिएटिव हमारे सरकार के द्वारा लिया गया। सबसे पहले तो ये एक्ट है 2007 का, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक अच्छा खासा हमारे देश में पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, और आरबीआई को भी यहाँ पे एज ए अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया है कि वो यहाँ पे सारे रिलेटेड मैटर्स को देखे। सेकंड क्या है कि यहाँ पे एमडीआर है, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, आप ये देख सकते हो नाम पे ही है कि मर्चेंट को यहाँ पे डिस्काउंट रेट दिया जाएगा। एक तरीके का रेट है जो कि मर्चेंट के ऊपर चार्ज किया जाता है अगर वो कोई भी पेमेंट जो है ना डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से प्रोसेस करते हैं। इट मीन्स कि जो मर्चेंट होते हैं वो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है एमडीआर भी लगता था, यानी कि 0.2%, 0.4% का उनको चार्ज देना पड़ता था। ठीक है, हालांकि अब ये एमडीआर चला गया है, यानी कि अब ये ख़त्म हो गया है। अगर हम लोग बात करें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, तो ये भी है आरबीआई के द्वारा लाया गया। इट मीन्स कि एक फ़ंड यहाँ पे क्रिएट किया गया है जिससे कि हमारे यहाँ जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बेटर तरीके से क्रिएट हो सके। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ की ज़रूरत है हमें यहाँ पे पीओएस मशीन की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना हाथ में कैश लेकर ना घूमें, कार्ड लेकर घूमें। और किसी भी दुकान में अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट पीओएस मशीन होना चाहिए, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये अगर पॉइंट ऑफ सेल है ना तो आप लोग यहाँ पे स्वैप करके वन स्वैप में अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद डिजिशाला है। डिजिशाला क्या है, फ्री दूरदर्शन डीटीएच एजुकेशनल चैनल है जो कि अवेयरनेस के लिए है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जितना भी आ रहा है ना तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। अर्बन एरिया में तो फिर भी ठीक है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। लोगों को इसको बेटर तरीके का जानकारी देने के लिए जो है यहाँ पे डिजिसाला लाया गया है। उसके बाद वित्तीय साक्षरता अभियान है, यानी कि डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है कि लोगों को ये सिखाना होगा। अगर आप लोग देखोगे कि अपने ही घर में आपके जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी, उनको आप स्मार्टफोन दे दो और उनको पेमेंट करने के लिए कहो तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत हेजिटेट फील करेंगे। उनको सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके घर में 5 साल का बच्चा है, उनको आप सिखा दो एक बार में, वो दूसरी बार खुद ही अमेज़ॉन से पेमेंट करके खुद ही सामान ले आएगा, अगर आपका कार्ड उनके पास है तो। लेकिन अगर वही चीज़ आप अपने दादा दादी या पापा मम्मी को भी आप सिखाओ ना, अगर वो लोग ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब कि नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को और फ्रेंडली नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा और उनको वो एक बार तो पेमेंट करेंगे, दोबारा भी फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें क्या करना है कि नहीं। ये आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये तो हम लोग अपने घर की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग अगर शहर क्षेत्र में रह रहे हैं।
अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें ना, तो वहाँ पे लोगों को सीखने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, स्मार्टफोन चलाना भी नहीं जानते। वो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन होता है ना, उसमें बस वो इतना जानते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का बटन होता है उससे रिसीव करना है, और जो रेड कलर का बटन होता है उससे फ़ोन को कट कर देना है, यानी कि फ़ोन को नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है। तो बस उनको इतना ही पता होता है ये फ़ोन के बारे में। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग देखते हो कि नंबर दिया रहता है तो उसको वो जो है टिप टिप करके फ़ोन लगा लेते हैं, कॉल लग जाता है उनका। बट ये भी बहुत दिक्कत है कि नहीं? वो इतना ही सीखे और इतनी ही वो फ़ोन यूज़ कर पाते हैं। स्मार्टफ़ोन यूज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है। स्मार्टफ़ोन चलाने के लिए भी एक तरीके का आपको साक्षरता की ज़रूरत है। तो ये साक्षरता लाने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान, फिनेंशियल ये आपका कहा जा रहा है, लिटरेसी की बात की जा रही है। तो इसका एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, स्टूडेंट को, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हैं, उनको इंगेज किया जाए और वो सारे प्लेयर्स, पेई, जितने भी पेयर्स या पेईज है, उनको मोटिवेट करे, इनकरेज करे कि वो डिजिटली अनेबल्ड जो कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम है वो यहाँ पे यूज़ करे, जिससे कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये वित्तीय साक्षरता है, फिनेंशियल लिटरेसी की बात की जा रही है, डिजिटल लिटरेसी की बात की जाती है। तो ये सब आम चीज़ है जिस पे यहाँ पे हमारी जो सरकार है ना वो फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये तो ये आप समझ गए कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एक तो हमारा कानून है, दूसरा एमडीआर है, तीसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, डिजिसाला है, एंड वित्तीय साक्षरता अभियान है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो कैसा है। तो हमारे यहाँ कानून है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, जिसमें डिफाइन किया गया है कि डिजिटल पेमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है। तो किसी भी फंड का ट्रांसफ़र, किसी भी पैसे का ट्रांसफ़र जो कि इंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन के तरीके से किया गया है, कोई भी बैंक अगर ऑर्डर कर रही है डेबिट या क्रेडिट कार्ड को कि वो यहाँ पे किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, डिजिटल पेमेंट। इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफ़र है, या तो आप अपना कार्ड स्वाइप करके करो, या तो आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करो, एटीएम से विड्रॉ करके करो, या फिर आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर लो, या फिर विड्रॉल कर लो फंड का, या फिर आप लोग ट्रांसफ़र कर लो जो कि टेलीफोन से ही इनिशिएट होगा, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, या फिर कार्ड पेमेंट कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका किसके तहत आता है, डिजिटल पेमेंट के तहत आता है। डिजिटल पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये डिफरेंट मोड्स में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है, और भी है। तो अगर आप लोग को ये जानना है इन तीनों के बारे में, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितना है, तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है ये, तो ₹1 तक भी आप कर सकते हैं। आरटीजीएस है यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आप लोग देख सकते हो कि आप जैसे ही यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे सामने वाला के पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2 लाख तक का है। आईएमपीएस भी है, इमीडिएट आपका पेमेंट हो जाएगा, जो कि ₹1 तक भी आप मिनिमम भेज सकते हो। पेमेंट ऑप्शन क्या है, देखिए एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए तो पहले ऑफलाइन ही था, बट अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुका है, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, यानी कि बैंकों से भी आप जाकर कर सकते हैं या फिर घर बैठे भी कर सकते हैं। और आईएमपीएस जो है ये आपका ऑनलाइन है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आईएमपीएस यानी कि ऑनलाइन आप 2 लाख तक यहाँ पे सेट किया गया है, बट इन दोनों में नहीं है। साथ ही अगर हम लोग बात करें सेटलमेंट टाइप, तो ये हाफ आवर लगता है, यानी एनईएफटी के थ्रू अगर आप लोग पेमेंट करते हो तो हाफ आवर टाइम लेगा। लेकिन अगर आरटीजीएस है, क्योंकि नाम पे ही है रियल टाइम, तो ये एकदम से आपका तुरंत आप लोग यहाँ से पेमेंट करो सामने पहुँच जाएगा। और इमीडिएट पेमेंट है, यानी कि ये भी आपका ऑनलाइन मोड है, तो ये तुरंत आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इंडिया में देखें तो वॉल्यूम सेगमेंट जो डिजिटल पेमेंट का है, तो वो डोमिनेटेड किससे है, तो डेबिट कार्ड से है, पीपीआई से है, आईएमपीएस से है और आईएमपीएस से है, और यहाँ पे 50% आपको टोटल वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग वैल्यू सेगमेंट देखें जो कि आरटीजीएस और एनईएफटी से डोमिनेटेड है, तो यहाँ पे 53% तक है। उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा देखें तो ये 2.3% तक ये ट्रांजैक्शन पर कैपिटा है फिनेंशियल ईयर 2014 का। लेकिन अभी आप ये देख सकते हो कितना इंक्रीज़ हो चुका है, 22% यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि 2019 के यहाँ पे बताई जा रही है। तो हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि पर ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें बहुत इंक्रीज़ हो चुका है लास्ट 5 ईयर में, ओके। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ अगर देखें तो यहाँ पे डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, DIU, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिपल स्टार मैं देती हूँ। सेंटर के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो है एज ए नोडल एजेंसी, यानी कि एक सुप्रीम बॉडी होगा जो कि यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, और जितने भी अनसॉलिसाइटेड यहाँ पे कमर्शियल कम्युनिकेशन है या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है या पिस्की MSCs है, ठीक है, SMS है या फिर कॉल है, स्पेशली डिजिटल पेमेंट स्पेस में, तो इसको टैकल किया जाएगा। अब आप लोग देखो, आप लोग को कॉल आता होगा कि
आपने बहुत ज़्यादा हैम्पर जीत लिया है, कोई प्राइस ऑफर है, या फिर आपका जो है आप अपना डिटेल बताइए, कार्ड आपका बंद होने वाला है, आपकी क्रेडिट कार्ड जो है वो काम नहीं करेगी, पेमेंट का आपका डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा, आपका जो है कार्ड इशू करना है तो कहाँ आपको भेजें। तो इस तरीके का जो आपको फ्रॉड कॉल देखने को मिलेगा, जिसमें कई बार लोग जो है कई तरीके से ट्रैक हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, फंसे हैं, उनकी कितनी पैसे लॉस हो गई है। एक लिंक आपको भेजा जाएगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जितना भी पेमेंट कार्ड पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस तरीके का आप लोग देखोगे कि बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं। तो उसी को यहाँ पे सेटल करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट लाया जा रहा है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो बहुत तरीके के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ना उसको कोऑर्डिनेट करेगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को भी, ठीक है। टेलीकॉम एनालिटिक्स जो होंगे वो यहाँ पे फ्रॉड, जितने भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है, गलत तरीके से अगर अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ 22 लाइसेंस सर्विस एरिया लेवल यहाँ पे आपका सेटअप किया जाएगा। एडिशनली अगर हम लोग देखें तो एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जो ग्रीवियंस रिड्रेशल का है वो भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करें तो इनको यहाँ पे ज़रूरी है कि वो यहाँ पे मिले, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और साथ ही साथ जो ये इस तरीके का जो सिस्टम लाया गया ना, इससे लोगों की ट्रस्ट बढ़ेगी। देखिए, एक बार अगर आपके साथ कोई भी डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड हो जाता है ना, तो आप सेकंड टाइम वो उस तरीके की मोड को इस्तेमाल करोगे ही नहीं, डरोगे, है कि नहीं। एक बार आपका कार्ड क्लोनिंग होकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया तो मज़ा आ, लेकिन दोबारा आप एटीएम कार्ड यूज़ करोगे। तो यही चीज़ें होती है कि लोगों का भरोसा, जो पेमेंट किया जाता है, पैसों में लेन देन की जाती है, सबसे पहली बात होती है भरोसा। अगर भरोसा है लोगों को तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखते हो कि जब आप पेमेंट भी करते हो तो पेंडिंग में चला जाता है, तो पेंडिंग भी जाता है तो वो भी एक भरोसा तोड़ने वाला टाइप का होता है कि चलो पेमेंट कर रहे हैं, पेंडिंग में है, पता नहीं जाएगा कि नहीं, फंस जाएगा, पैसे वापस आएंगे कि नहीं, बहुत तरीके की इशू होती है। तो लोगों का भरोसा जो है ना वो जीतना है डिजिटल इकोसिस्टम में, और इससे जो फिनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। सिक्योर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होगा तभी लोग जो है इस मोड को इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो लोग जो है ना सबसे ज़्यादा आसान समझते हैं कि पैसे लेकर चलो, 10 रुपये का भी काम है तो पैसे दो, संभाल लो, उसमें कोई झंझट, कोई झिकझिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि नहीं। बहुत सेफ़ होता है, आदमी भी सेफ़ होता है, दुकान वाला भी सेफ़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको डिजिटल पेमेंट लाना है इंडिया जैसे शहरों में, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम आबादी ग्रामीण एरिया में रहती है, तो हमारे लोगों को आपको विश्वास जीतना है, और विश्वास तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड, यहाँ पे है डिजिटल करेंसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल करेंसी। चाइना के द्वारा आपको पता है कि अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी लाया गया है, जिसको ECNY कहा गया है। ये है E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, CNY इनका अपना डिजिटल करेंसी का नाम है, ठीक है। ट्रायल बेसिस पे लाया गया। डिजिटल करेंसी क्या होता है, जैसे अभी आपके हाथ में अगर कोई करेंसी है तो नोट है, सिक्के हैं, वो सब आपका जो है फिजिकल करेंसी, जिसको आप लोग टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, और उसको आप लोग जो है फिजिकली आपके हाथ में है वो। लेकिन डिजिटल करेंसी कहने का मतलब है कि ऑनलाइन करेंसी जो कि आपके हाथ में नहीं है, आप बस उसको ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हो। एक फॉर्म ऑफ करेंसी होता है जो कि सिर्फ यहाँ पर डिजिटली आपका अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। और इसमें आपका डिजिटल मनी भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और साइबर कैश भी है, ठीक है। डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये इनटेंजिबल इन नेचर होता है। देखिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इन दोनों में क्या अंतर होता है। टेंजिबल होता है जो चीज़ आप लोग हाथ से टच कर सकते हो, देख सकते हो। इनटेंजिबल होता है जो कि आप लोग टच ही नहीं कर सकते हो। तो ये इनटेंजिबल है डिजिटल करेंसी, ठीक है। और इसको ओन और ट्रांजैक्ट किया जाता है कंप्यूटर का यूज़ करके या फिर ई वैलेट का यूज़ करके। अब इसमें दो तरीके का होता है, या तो रेगुलेट किया जा रहा है या तो रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। तो रेगुलेट किया जाता है तो कोई भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं है, अगर डिजिटल करेंसी आएगा भी तो उसको RBI रेगुलेट करेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, आप देखो कि सेंट्रल बैंक जो यहाँ पे आपका चाइना का है वो यहाँ पे इसको रेगुलेट कर रहा है। और जो अनरेगुलेटेड वर्चुअल करेंसी है तो उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो कहने का मतलब है कि सीक्रेट राइटिंग, ठीक है। करेंसी मतलब तो आप समझ ही रहे हो। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि एक वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। वर्चुअल मतलब कि आप लोग देखते हो कि मैं भी यहाँ पे आपको वर्चुअली पढ़ा रही हूँ, ना आप मुझे देख पा रहे हो ना मैं आपको देख पा रही हूँ, बट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी यूज़ करता है। क्रिप्टोग्राफी कहने का मतलब है कि एक सीक्रेट राइटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कैसे इंडियन डिस्पेंसेशन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये जो डिजिटल करेंसी आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसको लेकर कैसे हमारे देश में ये चल रहा है। इंडिया में आप देखो तो गवर्नमेंट की जो थ्रेट है कि इसको बैन करना है, तो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ते ही जा रहा है।
और 8 मिलियन इन्वेस्टर्स जो है अब वो 100 बिलियन रुपीज़ तक को होल्ड करके रखे, यानी कि 1.4 बिलियन डॉलर तक का, वो भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। इट मीन्स कि हमारे देश में तो ऑब्वियस हमारा कोई भी ऐसा क्रिप्टो डिजिटल करेंसी नहीं है, और ना ही हम लोग इसको कहीं से भी रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन और मनी इनफ्लोज अगर हम लोग लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज में देखें, तो जैसे कि आप जेप पे यूज़ करते होंगे, यूनो कॉइन यूज़ करते होंगे, जिसके तहत जो है यहाँ पर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लार्ज डिमांड हो रहा है डिजिटल करेंसी को लेकर, तो इसको लेकर हमारे देश में क्या क्या स्टेप्स लाए गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो अपनी कंसर्न दिखाती है क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में। उसी समय आप देखो कि एक डेवलपिंग, यानी कि आज की डेट में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इसी के इफेक्ट में आरबीआई जो है एक ऑर्डर इशू की थी 2018 में, जिसमें कि बैंकों को बोला गया था कि क्रिप्टो करेंसी में वो डील नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बैन जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में स्टक डाउन कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंप्लीट आप बैन करते हो ना इज़ नॉट अ हेल्दी सोल्यूशन। ये ऐसा सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ को बैन करना, क्योंकि आप बैन तो कर दे रहे हो, लेकिन लोगों को अगर करना होगा तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे ही, और लोग उसमें लॉस या फिर प्रॉफिट झेलेंगे ही, ठीक है। तो इससे बेटर है कि इसको बैन नहीं करना। एक कंप्लीट बैन किसी भी चीज़ का एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। तो कोर्ट भी इसको स्टक डाउन कर दिया, और यहाँ पे सरकार को ऑर्डर दिया गया कि आप इस मैटर को लेकर कुछ पोजीशन देखिए और कुछ कानून लेकर आइए जो कि बेटर तरीके से इस चीज़ को डील कर सके। इसी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लॉ लेकर आई, जिसमें ये कहा गया कि जो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना, ट्रेड करना, माइनिंग करना, ये बैन किया जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे सरकार भी कानून लेकर आई कि चलो बैन कर देते हैं इसको। फिर फर्दर आप देखो कि जो रेगुलेटरी रिजिम है उसको टाइटन किया गया, यानी कि और मजबूत किया गया, कड़ाई की गई इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कि अमेंडमेंट किए हैं कंपनीज रूल के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत, जिसमें कि मैंडेट किया गया है ना कि जो फर्म है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट, जितने भी फर्म्स है, कंपनीज है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत है, तो उनको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट वो अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। और ये मेज़र लाया गया है गवर्नमेंट का एजेंडा को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइवेट जो वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि आप बिटकॉइन देखो, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, तो इसको बैन करने के पर्सपेक्टिव में थे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो भी फर्म अगर इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके की डिजिटल करेंसी में तो उनको बताना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल करेंसी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हो। एक लास्ट टॉपिक बच गया है इसके अंदर, पेमेंट सेटलमेंट के अंदर, इसे भी देख लेते हैं। ये है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। अगेन ट्रिपल स्टार कहूँगी क्योंकि ये आपका कानून बन चुका है, तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, तो इस कानून में अमेंडमेंट किया गया है इससे पहले का कानून जो कि 1938 का था, और इसको 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो एफडीआई है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर्स में, वो आप देखो कि एग्जिस्टिंग 49% था, बट अब इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और जो रिस्ट्रिक्शंस था इसके ऊपर ओनरशिप को लेकर, कंट्रोल को लेकर, तो इसको भी हटा दिया गया है। इट मीन्स कि इंश्योरेंस सेक्टर्स में अब एफडीआई आएगी, वो इन्वेस्ट करेगी, बहुत ही बेहतरीन है, 74% है। इस तरीके की फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है बेटर कंडीशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकल कर आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कानून है इसमें इंश्योरर को ज़रूरत है कि वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है एसेट में वो यहाँ पे होल्ड करके रखे, जिससे कि सफिशियंट हो कि वो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम जो लाइबिलिटीज़ है ना उसको क्लियर कर सके। अगर इंश्योरर जो है वो यहाँ पे इंडिया के बाहर उनका डोमिसाइल है, तो इस तरीके की एसेट जो है ना वो इंडिया में ट्रस्ट के पास होना चाहिए, और ट्रस्टी के साथ उसको वेस्ट करना है, जो कि वो बताया जा सके कि हाँ वो इंडिया के रेसिडेंट थे या फिर है। तो ये प्रोविज़न जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा उस तरीके के इंश्योरेंस में जो कि इंडिया में कॉपरेटेड है, और एटलीस्ट जो है 33% कैपिटल जो है इन्वेस्टर्स के द्वारा होना चाहिए, ओन्ड किया जाना चाहिए, जो कि उनका डोमिसाइल इंडिया के बाहर है, और 33% वो मेंबर हो गवर्निंग बॉडी का जिनका यहाँ पे डोमिसाइल जो है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट का यहाँ पे क्या फंडा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इस कानून में ये कहा गया है कि जो इंश्योरर है, ठीक है, जो इंश्योरेंस लिए इंश्योरर है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है एसेट में होल्ड करके रख सकते हैं अगर उनके पास इंश्योरेंस क्लेम लाइबिलिटीज़ है तो, ठीक है, नहीं तो वो नहीं यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी इंश्योरर है जो इंश्योरेंस लिए है और वो इंडिया के बाहर है, तो इस तरीके का एसेट जो है ना वो इंडिया में ट्रस्टी के पास होना चाहिए, और या तो ट्रस्टीज़ के साथ ट्रस्ट में होना चाहिए, या फिर ट्रस्टी के साथ वो वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो हमारे पास इड्डा है, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंश्योरेंस कंपनी जितने भी हमारे देश में है, LIC, GIC, इन सबको ये रेगुलेट करती है। तो इनके द्वारा एडवाइस किया गया सारे इंश्योरेंस कंपनी को कि वो इशुएंस करें, यानी कि डिजिटल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है डिजी लॉकर के थ्रू, तो वो इसको यहाँ पे इशू करने के लिए कहा गया है। अब डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इस ऐप को डाउनलोड करो और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन डिग्री है, सर्टिफिकेट है, आपका मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है जिसको आप लोग बार बार जो है फाइल लेकर और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर कैरी नहीं कर सकते, इट्स वेरी रिस्की, कहीं आपका वो खो गया तो फिर आपकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो बेटर है कि आप इसको स्कैन करके डिजी लॉकर में रख सकते हो और कहीं पे भी आपको दिखाना हो तो आप डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हो, या फिर प्रिंट आउट जो कॉपी है वो आप जीरोक्स कॉपीज़ का निकाल सकते हो। तो इट्स वेरी सेफ़ कि आप अब अपने मोबाइल में ही अपनी जो सर्टिफिकेट्स है उसको लेकर आप कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, है भी, ये मीटी के अंदर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, जो कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इसको लाया गया है। डिजी लॉकर की बात करें तो इसका एम है कि डिजिटल इन्वायरमेंट लेकर आना सिटीजन्स के लिए और उनको एक्सेस देना कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सके और डिजिटल डॉक्यूमेंट को बेटर तरीके से रख सके। इसको डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलिड भी कहा जाता है कि जैसे आप एक अपना बैग लेकर चलते हो जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चल रहे हो, तो अब अपने मोबाइल में भी आप लोग जो है ये डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलिड लेकर चल सकते हो। तो ये जो डिजी लॉकर है ये सिटीजन्स को काफ़ी एक्सेस करने के लिए दिया गया है कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी कहीं भी आप जो है आराम से एक्सेस कर सकते हो और ये लीगल भी है, ओरिजिनल भी माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कहीं पे भी आप दिखाए हो तो ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। इड्डा की बात करें तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनके द्वारा इंश्योरर को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे इन्विट्स के द्वारा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा, यानी कि रिट्स और इन्विट्स के द्वारा अगर इशू किया जा रहा है तो डेट सिक्योरिटीज़ में भी इंश्योरर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे जो इंश्योरर है ना उनको ये अलाउ भी किया गया है इड्डा के द्वारा, तो इड्डा के द्वारा अलाउ किया गया है। और वो जो इन्विट्स है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया जाता है वैसे ट्रस्ट बनाया गया है। और रियल इस्टेट जो आप लोग देखते हो इस फील्ड में अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे आपका ट्रस्ट बनाया गया, तो दोनों में वो यहाँ पे डेट सिक्योरिटी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मूव से क्या होगा ना कि ओवरऑल जो इल्ड है पोर्टफोलियो का, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। अगर इडा की रोल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, इन्विट्स और रिट्स का, तो कोई भी रेटिंग यहाँ पे हो सकता है। इंश्योरर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते मोर देन 10%, और 75% जो इंश्योरर इन्वेस्टमेंट है ना उनका AAA रेटिंग एसेट होना चाहिए। और अगर 25% देखें तो वो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेटेड AA या फिर इवन A- में भी वो जो है 25% तक का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि AAA रेटेड एसेट होना चाहिए, यानी कि ये आपका एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसमें आप लोग देखो कि 75% जो इंश्योरर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल है, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान हो जाएगा। और यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका जो यूपीएससी है जितना भी घुमाए जलेबी जैसा, लेकिन आपको जो है ना अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो फिर आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट में, डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट में इतनी सारे टॉपिक्स थी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें क्या क्या है वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, तो ये बेटर है कि आप लोग एक बार में एक टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ जाइए, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इतने मंथ में इतने ही टॉपिक है, इससे बाहर क्या पूछेगा यूपीएससी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी समय 4 बजे, आपको डेली यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलती है, जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में और करंट अफेयर्स की पकड़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी समय 4 बजे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।